हेलो एंड वेलकम दोस्तों। अगर आप लोगों ने हमारा रीसेंट शॉट देखा है तो आप लोगों को ये पता होगा कि ये वाली वीडियो हमारी किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों हमारी इस वाली वीडियो का टॉपिक है राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस रीप 2025 की इन्फॉर्मेशन बुकलेट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर करके आप लोगों को बताना, ताकि जब आप रीप का फॉर्म भरो और उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो तो आपसे कोई भी गलती ना हो जाए। इसे मेक श्योर करने के लिए हमने ये वाली वीडियो बनाई है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद इन्फॉर्मेशन बुकलेट को खुद से भी एक बार रीड ज़रूर करना है। मेक श्योर करें कि आप अपने पास एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठे हैं। मैं जो भी पॉइंट्स बताऊंगा, जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं, उसे आप लिख के रख लीजिएगा। तो ये सेकंड वाला पेज तो ब्लैंक है, तो इसे हम स्वाइप कर देते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड पेज आ गया। इस थर्ड पेज के ऊपर जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है, आप लोग इसे रीड कर सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर ये सिंपली ये लिख रखा है, अगर आप लोग कोई भी गलत डेटा फिलअप करते हैं अपने फॉर्म के अंदर, और अगर उसके बिहाफ पर कि आपने गलत डेटा भरा है, आपका एडमिशन नहीं होता है, तो इसके ज़िम्मेदार आप हैं। तो आपको जब रीप का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बिल्कुल मेक श्योर करना है कि आप सारी डिटेल्स बिल्कुल सही भरें। लेट सपोज़ आप अपनी 12th की परसेंटेज या फिर परसेंटाइल जो है जेई की, उसे गलत भर देते हैं। अगर आप लोग जेई की परसेंटाइल को गलत भरते हैं तो उससे आपकी रैंक चेंज हो सकती है और अलॉटमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि इस जनरल इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या लिख रखा है, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर इसे रीड कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर बुकलेट को भी रीड कर सकते हैं। अब हम लोग एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ यूज़र्स हमारे नए हैं। एलिजिबिलिटी के अंदर है 10+2 होनी चाहिए, फिजिक्स / मैथमेटिक्स / केमिस्ट्री, और बहुत सारे स्लैश हैं, / बायोलॉजी भी है, उस पर आप लोग फोकस करिएगा। अगर आप लोग जनरल से हैं तो 45% मार्क्स चाहिए, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 40% मार्क्स चाहिए। अगर आपके पास 12th नहीं है तो आपके पास पास्ड डी वोकेशनल स्ट्रीम होना चाहिए, NCRF लेवल 4। ये क्या है इसी वीडियो में आगे हमने कंसीडर कर रखा है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो है यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट्स का। इन नोट्स के अंदर जो 2 नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स का भी है एक, वो हम इसी वीडियो में आगे कंसीडर करेंगे। उसकी कुछ और इन्फो इसी वीडियो में आगे आने वाली है। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी के अंदर 10% का और ज़्यादा रिलैक्सेशंस रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वो इसी वीडियो में आपको आगे एक पूरा नोटिस दिखेगा, उसके अंदर दे रखा है। तो आप लोग हमारी वीडियो को मेक श्योर पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो अब हम लोग और ज़्यादा स्वाइप कर देख सकते हैं कि आगे और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। ये इन्फॉर्मेशन तो BARC वाली है, तो इसे हम स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ राउंड्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो आप लोग देख सकते हो। आगे पूरा जो प्रॉपर शेड्यूल रीप का है उसके अंदर मैं और ज़्यादा एलेबोरेट करके आपको सारे राउंड्स बताऊँगा। बाकी पहले मॉक राउंड है, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते हुए बहुत सारे राउंड्स हैं। जो वैकेंट सीट होती हैं वो सारे राउंड्स के बाद शिफ्ट हो जाती हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर हम रैंक और प्रायोरिटी देख लेते हैं। जेई की प्रायोरिटी फर्स्ट है, 12th की प्रायोरिटी सेकंड है। लेट सपोज एक स्टूडेंट ए है जिसने जेई नहीं दिया, उसने सिर्फ 12th दी है, उसके 12th में 90% है। एक स्टूडेंट बी है जिसने जेई दिया है, उसके जेई में 30% आई है, लेकिन 12th में 45%। तो जब अलॉटमेंट होगा तो जिसने जेई दिया है, यानी जो स्टूडेंट बी है जिसने जेई दिया है, उसे पहले सीट मिलेगी। जो स्टूडेंट ए है उसने जेई नहीं दिया है, लेकिन उसके 12th में 90% से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रायोरिटी में जेई ऊपर है। तो जेई में 30% वाले को भी पहले सीट मिलेगी, और जिस स्टूडेंट ने जेई नहीं दिया है, भले ही उसके 12th में 90% है, उसे सीट बाद में ही मिलेगी। तो ये तो नीचे वाली जो प्रायोरिटी हमें दिख रही है, ये तो BARC की है, तो इसे तो हम स्किप कर सकते हैं। और जेई में मिनिमम 20% आपको चाहिए फॉर्म भरने के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं इसे अलग से सर्कल कर देता हूँ। यहाँ पर आपको जेई में मिनिमम 20% चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सीट मैट्रिक्स एंड रिजर्वेशन। इसके अंदर लिख रखा है कि एक्सेप्ट मैनेजमेंट कोटा, यानी मैनेजमेंट कोटा को हटाते हुए, मैनेजमेंट कोटा में कुछ फिक्स सीटें होती हैं जो कॉलेज के अपने पास होती हैं, वो रीप की काउंसलिंग के अंदर कंसीडर नहीं करी जाती है। जब रीप की काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है तो मैनेजमेंट कोटा के एडमिशन होते हैं, डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। उसके ऊपर भी हमारे चैनल पर वीडियो आएगी। जब मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन्स होंगे, स्पेशली RTO कोटा के ऊपर, तो हमारी वीडियो ज़रूर आती है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर लिख रखा है कि 12% ST कैंडिडेट्स के लिए, 16% SC के लिए, 21% OBC NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS के लिए, और 5% नॉन क्रीमी लेयर MBC के लिए यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर 5% स्पेशल एबिलिटी वाले यानी PWD कैंडिडेट्स के लिए रखी गई हैं, और 3%
एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई हैं, उस 3% के अंदर भी 50% गर्ल्स के लिए रिज़र्व है और हर कैटेगरी के अंदर 30% यानी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज कुछ भी हो जाए उसके अंदर 30% वुमेंस के लिए यहाँ पर सीट रिजर्व्ड है, यहाँ पर ऐसा लिख रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर डिफेंस स्लैश एक्स सर्विस मैन जो होते हैं उनके लिए कुछ कैटेगरीज़ या उन्हें डिवाइड करी गई है और हर कैटेगरी को एक कोड दिया गया है। EXS1 से लेकर EXS9 तक यहाँ पर कोड है और उस कोड के बिलोंग में यहाँ पर कैटेगरी यानी उस कोड के अंदर कौन लाई करेगा ये सब यहाँ पर मैंशनड है। आप लोग इसे देख सकते हो वीडियो को पॉज कर भी और इन्फॉर्मेशन बुकलेट को डाउनलोड कर भी आप लोग इसको देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर EXS5 के अंदर लिख रखा है जिन्हें कोई अवार्ड मिला हो। अवार्ड्स यहाँ पर आपको दिख ही रहे हैं जैसा कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र यहाँ पर मेंशन है। ऐसे EXS9 तक अलग अलग कैटेगरी है। नेक्स्ट यहाँ पर इन्फो दे रखा है सीट्स जो रिज़र्व हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए या फिर कश्मीरी पंडित के लिए या फिर कश्मीरी हिंदू फैमिलीज़ के लिए जो कि नॉन माइग्रेंट्स यानी अभी भी वहीं रहते हैं उनके लिए बीटेक और BArc दोनों के अंदर 5% अप्रूव्ड इनटेक कैपेसिटी पर कोर्स इंक्रीज़ किया गया है, यानी जितनी सीटें हैं उसमें से 5% बढ़ाई गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो TFWS सीट का है यानी ट्यूशन फ़ी वेवियर स्कीम के ऊपर है। तो कॉलेज के अंदर जो फ़ीस लगती है वो स्कूल के जैसे नहीं लगती है। स्कूल में क्या एक सिंपल स्लिप आ जाती है, लेकिन कॉलेज में जब आपके पास आपकी स्लिप आएगी जब आप फ़ीस भर दोगे तो उसके अंदर जो रिसिप्ट के अंदर आप देखना वहाँ पर ट्यूशन फ़ी अलग से मेंशन है, डेवलपमेंट फ़ीस मेंशन है, किसी अग्रेडेशन की फ़ीस मेंशन है, ऐसा सब होता है। तो जिनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 8 लाख से कम होती है उनको ये वाली सीट अलॉट होती है। इसके अंदर आपको केवल ट्यूशन फ़ी देनी होती है, बाकी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होते हैं। इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर दे रखी है वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फ़ी के ऊपर दे रखी है जो कि 590 रुपीज़ है, 500 रुपये प्लस 18% GST। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो रिफ़ंडेबल नहीं है। अगर आप लोगों ने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आप लोग उस फ़ीस को वापस क्लेम नहीं कर सकते। ये जो 6th पॉइंट दिख रहा है ये स्किप करने लायक है। हमारा जो 7th पॉइंट है इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख रखी है कि आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करोगे उसे आप काउंसलिंग तक चेंज नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर आप 2 बार वेरीफाई करो। अगर आप लोग अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी गलत फिल कर देते हो तो रीप की काउंसलिंग के थ्रू आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशंस आएंगी, मेरे कहने का मतलब है जो भी इन्फॉर्मेशंस आपको रीप के पोर्टल के थ्रू आपके मेल्स पर आने वाली होंगी वो आप नहीं एक्सेस कर पाओगे, आप लोग उन्हें नहीं देख पाओगे। तो मेक श्योर आप 2 बार वेरीफाई करें आप जो ईमेल आईडी फिल कर रहे हैं और जो मोबाइल नंबर फिल कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास आपकी खुद की पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है, मेरे कहने का मतलब है आप लोग अपने पापा की या फिर अपनी मम्मी की ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। आप लोग इस फॉर्म को भरने से पहले अपनी खुद की एक पर्सनल ईमेल आईडी बना लें और उसी पर्सनल ईमेल आईडी से इस फॉर्म को भरें। ये बेनिफिशियल है क्योंकि कॉलेजेस के अंदर काफ़ी सारा काम ईमेल आईडीज़ पर ही होता है, जैसे कि आपके प्लेसमेंट रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी पर्सनल मेल पर आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपको फ़ोटोग्राफ एंड अपना सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में और बाकी सारे डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ भी दे रखी है। फ़ोटोग्राफ 100 KB तक का हो सकता है, सिग्नेचर 50 KB तक का हो सकता है और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट जो PDF फॉर्मेट में, आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर JPG फॉर्मेट, बाकी सारे PDF फॉर्मेट, जो PDF फॉर्मेट वाले डॉक्यूमेंट्स है वो 150 KB तक के हो सकते हैं। तो आप मेक श्योर फॉर्म भरने से पहले इन्हें छोटा कर लें। 5th, 6th एंड 7th पॉइंट है ये नोट डाउन करने लायक है। 5th पॉइंट में लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल कॉलेज चॉइस फॉर्म आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट कैन फिल एज मैनी चॉइसेस एज अवेलेबल टू हिम/हर। 6th पॉइंट है चेंजेस आर अलाउड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड कॉलेज चॉइस फॉर्म बिफोर फाइनल सबमिशन, दैट इज बिफोर प्रेसिंग द submit/log बटन ऑन द वेब पोर्टल। 7th पॉइंट है आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म it will not possible to make further modification through candidate panel in application form. However, locked college choice can be unlocked through reportal by paying a charge of 50 rupees per unlock request up to the last date for the same. यानी 7th पॉइंट तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को कॉलेज चॉइस चेंज करनी है तो आपको पर चॉइस को चेंज करने के लिए 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना जब आप लोग प्रायोरिटी डिसाइड करोगे कॉलेज चॉइस के अंदर, जैसी आपको चाहिए आप उसी तरीके से भरो, यानी
जिसको आप प्रायोरिटी फर्स्ट पर रखना चाहते हो ब्रांच को और कॉलेज को, उसे आप लोग फर्स्ट पर ही रखना। अगर आप लोगों ने चेंज कर दिया, बाद में आपका मन चेंज होता है कि नहीं मुझे CS को ऊपर रखना है, इलेक्ट्रिकल को नहीं, या फिर मुझे इलेक्ट्रिकल को नीचे रखना है, CS को नहीं, तो फिर अगर आप लोगों को चेंज करना होगा तो आपको पर चेंज पर 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। कैंडिडेट्स को एडवाइस दी गई है कि वो 2 रजिस्ट्रेशन या फिर 2 फॉर्म ना भरे रीप के। इस बार रीप के अंदर एक मॉक राउंड को ऐड किया गया। ये राउंड सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि कैसे रीप के अंदर चॉइस फिलिंग आपने जो करी है उसके अंदर आपको कैसे सीटें अलॉट होती हैं, ये सिर्फ देखने के लिए। यहाँ पर आपको जो सीट मॉक राउंड में अगर आपको दिखती है कि आपको ये अलॉट हो चुकी है, वो आपको परमानेंटली अलॉट नहीं हुई, वो सिर्फ एक मॉक राउंड चल रहा है आपको ये अंडरस्टैंड कराने के लिए कि क्या होता है। कैंडिडेट जो है वो डिलीट कर सकता है किसी भी चॉइस को मॉक राउंड के बाद, और कैंडिडेट अपडेट भी कर सकता है और नई चॉइसेस डाल भी सकता है मॉक राउंड के रिज़ल्ट को देखते हुए। जैसे ही आप लोगों को सीट अलॉट होती है, जिस भी राउंड के अंदर आपको सीट अलॉट होती है, आप लोगों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है और वहाँ पर 10,000 रुपये अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए फ़िल करना है। ये रिपोर्टिंग करने के बाद आपको एक शेड्यूल टाइम दिया जाएगा, जिसके बारे में मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ। उस शेड्यूल टाइम के अंदर आपको फिज़िकली कॉलेज में अपीयर होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढ लेते हैं। जैसे कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिखा है, वो पॉइंट ये है कि आपको आपके स्टेटस को चेक करते रहना है रिपोर्टिंग के, कि वो पेंडिंग है कि रिपोर्टेड हो गया है या फिर कंडीशनली रिपोर्टेड है। आप लोग इसे चेक करते रहना, क्योंकि अगर आपकी रिपोर्टिंग सक्सेसफुल नहीं होगी तो आप अपवर्ड के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपकी रिपोर्टिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो आप लोग उनकी हेल्पलाइन के ऊपर कॉल कर कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर एक टिकट होती है यहाँ पर, उसे भी जनरेट कर सकते हैं। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के बाद आपको शेड्यूल टाइम के अंदर उस कॉलेज में जाकर फिज़िकली अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। इस बात को आप लोग ज़रूर ध्यान रखना कि आपकी रिपोर्टिंग तो ऑनलाइन हो सकती है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो कॉलेज में जाना पड़ेगा। अगर आप लोग फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं तो आपकी सीट कैंसिल करी जा सकती है कॉलेज द्वारा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको आपके रेस्पेक्टिव कॉलेज की जितनी भी फ़ीस है उसे जमा कराना है। जो आपने पहले रिपोर्टिंग के टाइम पर 10,000 रुपये जमा कराए थे, वो आपकी कॉलेज फ़ीस के अंदर एडजस्ट कर लिए जाएंगे। ये सब यहाँ पर मेंशन्ड है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं यहाँ पर मेंशन है। आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले जाना है, प्रोविजनल अलॉटमेंट का प्रिंट आउट ले जाना है, आपकी कॉपी ले के जानी है आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी रिसिप्ट की, जो आपने 10,000 रुपये ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दिए थे, उसकी जो रिसिप्ट है आपको वो भी लेके जानी है। आपके आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स, क्लास 10th की मार्कशीट फॉर आपकी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर, और जेईई का स्कोर कार्ड अगर आप लोगों ने जेईई दिया था, 12th की मार्कशीट लेकर जानी है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1/9/2024 से पुराना नहीं होना चाहिए, उससे बाद का बना हुआ होना चाहिए। अगर आप लोगों ने अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट नहीं करा रखा है, मेक श्योर आप लोग अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अभी अपडेट करवा लें। और जो OBC और MBC के कैंडिडेट्स हैं उन्हें रिक्वायर्ड फॉर्मेट जो रीप की वेबसाइट पर है उसके अकॉर्डिंग अपना अंडरटेकिंग बनवाना होगा। और यहाँ पर डोमिसाइल लेकर जाना है। इनकम सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लें, जैसा कि नीचे मेंशन होता है इनका खुद का इनकम सर्टिफिकेट होता है, आपको वो वाला इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा। एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी होता है, आपको वो भी बनवाना होगा। थोड़े दिन बाद वो शायद रीप की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, अभी तो मुझे बुकलेट के अंदर दिखा नहीं। वैसे हर साल बुकलेट के अंदर ही इनकम सर्टिफिकेट और एक मेडिकल सर्टिफिकेट इस बुकलेट के अंदर ज़रूर होता है। अगर आप लोग सक्सेसफुली कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उस कॉलेज को विथड्रॉल करना चाहते हैं तो आप विथड्रॉल कर सकते हैं विद इन डेट। जो डेट रीप के शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड होती है, एक लास्ट डेट होती है, वो मेनली 16 सितंबर के आसपास होती है। उससे पहले अगर आप विड्रॉल करवाते हैं तो आपसे 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस काटी जाएगी और बाकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। रिपोर्टिंग के टाइम पर कॉलेजेस कैश को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कि आपने 10,000 रुपये ऑनलाइन रिपोर्टिंग में करा दी, उसके बाद जब आप फिज़िकली वहाँ पर फ़ीस जमा कराएंगे तो वो कैश को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो मेक श्योर आप अकाउंट से पेमेंट करें। तो फ़ीस के रिफ़ंड की डिटेल्स दे रखी हैं। इसके बाद इंटरनल्स राइडिंग, अगर आप लोगों को जो सीट अलॉट होती है वो आपको पसंद नहीं आती है तो आपको इंटरनल्स राइडिंग का ऑप्शन भी मिलेगा। इसके बाद आपके सेशन कब चालू होंगे ये सब डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। और ये आ गया है कौन से बच्चे को कौन सी ब्रांच मिल सकती है, इसकी पूरी डिटेल आ गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एरोनॉटिकल को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चाहिए,
एग्रीकल्चर में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री हो या फिर एग्रीकल्चर स्ट्रीम का कुछ हो, और यहाँ पर अदर रिलेवेंट या तो मैथ हो या बायोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो या फिर एग्रीकल्चर स्ट्रीम हो। तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मुझे कौन सी ब्रांच अलॉट हो सकती है, कौन सी ब्रांच अलॉट नहीं हो सकती है। तो उनका सारा कन्फ्यूज़न आज ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एज़ पर मैं आप लोगों को जो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बच्चे वो तो हर जगह एलिजिबल हैं ही एट मोस्ट। जो बच्चे फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के हैं उनके लिए मैं स्पेशल कुछ ब्रांचेस आपको बताता हूँ जो आप ले सकते हैं। जैसे कि आप एग्रीकल्चर ले सकते हो, यहाँ पर बायोलॉजी मेंशन्ड है, और जो बायोटेक्नोलॉजी है वो भी आप लोग ले सकते हो। और आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पर फिज़िक्स और मैथ्स तो मैंडेटरी है। जब यहाँ पर मैथ्स मैंडेटरी है तो बायोलॉजी वाले बच्चे इसे नहीं ले सकते। और हम देखते हैं कहाँ पर, यहाँ पर फूड इंजीनियरिंग और लेदर टेक्नोलॉजी, यहाँ पर केमिस्ट्री एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट है। तो आप बायो वाले बच्चे फूड इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ तो सारी बाकी मैथ्स वाली है। पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कोई भी ले सकता है, यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है स्पेशली। तो बायो वालों के लिए हमने देखा कि 2 या 3 ब्रांचेज़ ही हैं। एक फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, वो भी बायोलॉजी के बच्चे ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर 25 पे मेंशन्ड है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग इन्फॉर्मेशन बुकलेट को डाउनलोड कर इस वाले पेज को ज़रूर देखना चॉइस फिलिंग से पहले, कि कौन सा कैंडिडेट कौन सी वाली ब्रांच को फिलअप कर सकता है। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो हर जगह एलिजिबल है, लेकिन जो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ 3-4 ब्रांचेज ही हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो देखा था कि डी वोकेशनल होना चाहिए एलिजिबिलिटी में, और ऑप्शन करके दे रखा था, वो सब यहाँ पर मेंशन्ड है कि 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड। यहाँ पर एक चीज़ और है कि जब आप एग्ज़िट करते हैं कॉलेज से फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के बाद, तो आपको क्या माना जाएगा। फर्स्ट ईयर के बाद यहाँ पर यूजी सर्टिफिकेट मेंशन है, सेकंड ईयर के बाद यूजी डिप्लोमा मेंशन है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। इसे आप लोग पॉज कर देख सकते हैं या फिर डाउनलोड करके देख सकते हैं। पर बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट मेंशन है, ये आप लोग देख ही सकते हैं, काफ़ी सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट ये सर्कुलर है कश्मीरी माइग्रेंट्स वाला, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे पॉइंट 1 में लिख रखा है अप टू 10% सब्जेक्ट टू मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, जो भी है उसमें 10% का रिलैक्सेशन है, और 5% का इंटेक जो बढ़ाया गया है उसके बारे में भी यहाँ पर लिख रखा है। मैं इसे कर देता हूँ, आप लोग इसे रीड कर सकते हैं डाउनलोड करके भी और वीडियो को पॉज करके भी। सो फाइनली हम लोग रीप के शेड्यूल तक पहुँच चुके हैं। तो कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो लास्ट 2 जुलाई तक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन की जो फिलिंग है वो आप 2 जुलाई तक लास्ट कर सकते हैं। आपकी टेंटेटिव मेरिट 4 जुलाई को और फाइनल मेरिट 9 जुलाई को आएगी। उसके बाद मॉक राउंड 11 जुलाई को रखा गया है। मॉक राउंड के बाद आप लोग जो सीटें अपडेट करोगे, यानी आपकी चॉइस फिलिंग में चेंजेस करोगे, आप 13 जुलाई तक चेंजेस कर सकते हो। फर्स्ट TFWS राउंड 15 जुलाई को होगा। 17 जुलाई तक लास्ट रिपोर्टिंग है और 19 जुलाई तक आप लोग लास्ट अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने से पहले आपको रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, ऑनलाइन एंड फिजिकली जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो आपको कराना होगा। उसके बाद सेकंड TFWS का राउंड 19 जुलाई को है, 24 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। फिर थर्ड वाला TFWS राउंड, फिर फोर्थ राउंड आउट ऑफ राजस्थान का यानी एक्स सर्विस रहेंगे या PWD कश्मीरी माइग्रेंट्स का राउंड है, और फिफ्थ उनका अपवर्ड राउंड है। इसके बाद 6th राउंड हमारा राजस्थान स्टेट का राउंड आने वाला है। राजस्थान स्टेट राउंड में 6 अगस्त को पहली बार आपको सीट अलॉट होगी। 8 अगस्त तक आपको रिपोर्टिंग करानी है और 10 अगस्त तक आप अपवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, और 10 अगस्त को ही अपवर्ड की लिस्ट आ जाएगी। नहीं 11 अगस्त को अपवर्ड की लिस्ट आएगी अलॉटमेंट की। इन्होंने 34 और 35 पॉइंट जो है थोड़े से सेम कर दिए हैं। उसके बाद 13 अगस्त तक आपको रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज में अपवर्ड के बाद, और 17 अगस्त तक आप लोग नया अपवर्ड डाल सकते हैं। फिर सेकंड अपवर्ड की जो अलॉटमेंट है वो 18 अगस्त को आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग आ गई है यहाँ पर। फिर डायरेक्ट एडमिशन्स जो हैं वो 28 अगस्त को यहाँ पर फिलिंग है, और 12 सितंबर को यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन्स होंगे, और 16 सितंबर तक लास्ट सभी कॉलेजेस का जो है मैनेजमेंट कोटा का एडमिशन्स का रीप की वेबसाइट पर शायद चढ़ाने का है, ऐसा कुछ दे रखा है। इसके बाद हम नीचे ये तो BARC का आ गया, BARC से हमें मतलब नहीं है तो इसे हम स्किप कर देते हैं। तो ये वीडियो बस यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। ये एक फॉर्म जो अभी मुझे दिखा है इसे आप लोग प्रिंट करा लेना,
और इसके अंदर सारी चेकलिस्ट में जो जो आपके पास है उसे येस कर कर आप लोग जब फिज़िकली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, जब इस फॉर्म को आपको साथ में लेकर जाना है। मैं इसे थोड़ा सा भूल गया था, ये फॉर्म अभी है मुझे दिखा। इस फॉर्म को आप लोग प्रिंट करा लेना और अपने साथ ज़रूर लेकर जाना। मेक श्योर कुछ लोगों ने तो अभी शायद वीडियो स्किप कर दी होगी कि थैंक्स फॉर वॉचिंग आ गया, चलो चलते हैं, तो वो इस इन्फॉर्मेशन को उन लोगों ने छोड़ दिया। तो इसलिए हमेशा आप लोगों को वीडियो पूरी देखनी चाहिए। आप लोग ज़रूर से इस वाले फॉर्म को प्रिंट आउट करा लेना और जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर यस लिख कर साथ में लेकर जाना, अपने साइन वगैरह कर कर।